नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई क्लासेज एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन आरएस के लिए इंडियन ज्योग्राफी शुरू की थी और पिछली क्लास में अपन ने जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनका थोड़ा सी बेसिक चीज़ों को अपन ने देखा था। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश में जो पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता और आरएस के लिए ओनली ज्योग्राफी, जिसमें आपको इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान की ज्योग्राफी करवाई जाएगी। 2 महीने का या 2.5 महीने का उसका ड्यूरेशन रहेगा, वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से करवाई जाएगी। तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ विजिट कर सकते हैं। कुछ डेमो क्लासेस भी हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेमो क्लास के लिए यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी आप क्लास देख सकते हो। तो आज अपन बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अपन हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अपन हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। पर्वतीय प्रदेश को अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, इसकी हाइट कितनी है, एवरेज हाइट कितनी है, उसके बाद में इसकी स्थिति क्या है। उसके बाद में अपन देखेंगे पहले हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन अपन पढ़ेंगे। तो देखो, क्षेत्र की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर कहां तक फैला हुआ है, अराकान योमा म्यांमार तक फैला हुआ है। म्यांमार तक फैला हुआ है पहली। अब इसको अपन लोकेशन में कई चीजें देख सकते हैं। अगर नदी घाटी के आधार पे देखें तो ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ये भी लिख सकते हैं अपन। इधर सिंधु नदी से लेकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां तक क्या है, हिमालय का या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। नेक्स्ट अपन बात करें पर्वत श्रेणी के हिसाब से तो नागा पर्वत से लेकर के या नंगा पर्वत से लेकर के जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत है वहां तक फैला हुआ है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो इस हिसाब से अपन तीनों कंडीशन में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसका विस्तार अपन देख सकते हैं। नदी के आधार पे या नदी घाटियों के आधार पे देखा जाए तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, इधर जो उसकी पश्चिमी सीमा होगी वो किसके द्वारा निर्धारित होगी, वो होगी सिंधु नदी के, और पूर्वी से सीमा होगी वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और बीच का जो क्षेत्र होगा उसको बोला जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्षेत्र की बात की जाए तो बलूचिस्तान से या पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। अगर बात की जाए पर्वत श्रेणियों की तो नंगा पर्वत जो कौन सी साइड होगी, ये पश्चिम साइड होगी, और पूर्वी साइड या अरुणाचल प्रदेश तक नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा के पास इसके 2 तीखे अक्ष संघीय मोड़ होते हैं
जो हेयर पिन की तरह दिखाई देते हैं, वहां से ये पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण हो जाती है, उसकी भी अपन बात करेंगे कि वो क्यों हो जाती है और यहाँ क्यों दो मोड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की स्थिति हो गई। अगर बात करें पूरे क्षेत्रफल की, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें, अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें, तो जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जो भारत का मुख्य भौतिक प्रदेश है, जो भारत के उत्तर में स्थिति है, अपन ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्या है ये, भारत का मुख्य भौतिक प्रदेश है, मुख्य भौतिक प्रदेश है। ये भारत के उत्तरी भाग में है, भारत के कहाँ है, उत्तरी भाग में स्थित है। और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें, अगर हिमालय की या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 6000 मीटर। 6000 मीटर औसत ऊंचाई कितनी होगी, 6000 मीटर। अगर बात की जाए तो यहां सिंधु नदी और यहां ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यहां नंगा पर्वत से लेकर के यहां नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। इसका आकार कैसा है, जो हिमालय की श्रेणियां हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, वो धनुषाकार दिखाई देती हैं। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, इसकी आकृति है धनुषाकार। कैसी है, हिमालय की जो आकृति है वो कैसी है, धनुषाकार है। और अपन क्या देखते हैं कि जो पश्चिमी भाग है, इसका पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा है, जबकि पूर्वी भाग में चौड़ाई क्या है, कम है। ये पॉइंट भी अपन लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। क्या है, इसका पश्चिमी जो भाग है उसकी चौड़ाई अधिक है, उसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है, जबकि पूर्वी भाग की जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है। इस पॉइंट को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है, हिमालय की जो ऊंचाई है वो क्या है, होती है, बढ़ती है। हिमालय की जो ऊंचाई है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन इतनी ही चीजों को देखेंगे। उससे पहले अपन ये देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के ऊपर अपन चर्चा करने के बाद में हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें अपन पहले ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, फिर महान हिमालय पढ़ेंगे, फिर मध्य हिमालय पढ़ेंगे, फिर शिवालिक पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, शिवालिक पढ़ेंगे। महान हिमालय में भी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, उनके ऊपर अपन सविस्तार चर्चा करेंगे। तो उन चीजों के ऊपर जाने से पहले अपन ये समझते हैं कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे थी, या उत्पत्ति किस कारण से हुई थी। तो थोड़ा सा पहले एक बार इसको ही अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर बात की जाए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात की जाए, तो वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर के म्यांमार में जो अराकान योमा है उस तक फैला हुआ है। नदी घाटी की बात करें तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, या नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
अगर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश की एवरेज हाइट की बात की जाए तो 6000 मीटर उसकी क्या है, एवरेज हाइट है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। अपन ये भी बोल सकते हैं कि पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई ज्यादा है जबकि पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम है। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो ये चीजें हैं थोड़े से इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखो, अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे हिमालय की उत्पत्ति की। हिमालय की उत्पत्ति की बात करेंगे। देखो, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे भूगोलवेताओं ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में से देखा जाए तो दो सिद्धांत ऐसे हैं जो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं या करने में सक्षम है, या वो अपने को ऐसे सिद्धांत हैं जो बताने में सक्षम है कि हिमालय की उत्पत्ति किस कारण से हुई है। तो अपन उन्हीं दो सिद्धांतों को देखेंगे, और वो दो सिद्धांत हैं, एक तो भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पहला कौन सा है, पहला है भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत ऐसे हैं जिससे हिमालय की उत्पत्ति को समझा जा सकता है। इन दोनों सिद्धांतों में अपन सबसे पहले बात किसकी करेंगे, बात करेंगे भूसन्नति सिद्धांत की, कि भूसन्नति सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। तो सबसे पहले अपन देखें भूसन्नति सिद्धांत की, हिमालय की उत्पत्ति। तो जो भूसन्नति सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये कोबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कोबर के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है या जो भूसन्नति सिद्धांत है वो किसके द्वारा दी गई थी, कोबर के द्वारा दी गई थी। जो भूसन्नति सिद्धांत है इससे केवल हिमालय की ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी वलित पर्वत हैं, जितने भी फोल्ड माउंटेन हैं, उनकी भी व्याख्या की जा सकती है। तो अपन ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं, ये चीज भी अपन मेंशन कर सकते हैं कि इस सिद्धांत से विश्व के सभी वलित पर्वतों की व्याख्या की जा सकती है। वलित पर्वतों की व्याख्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। जैसे हिमालय हो, जैसे एंडीज हो, जैसे रॉकीज हो, जैसे आल्पस माउंटेन हो। मतलब जितने भी फोल्ड माउंटेन आपको दुनिया में दिखाई देते हैं उन सभी फोल्ड माउंटेन हैं या जो वलित पर्वत हैं उनकी व्याख्या भूसन्नति सिद्धांत से की जाती है। यहां बार बार एक वर्ड आ रहा है वलित पर्वत, वलित पर्वत। ये वलित पर्वत होते क्या हैं यह भी अपन देख लेते हैं, वलित पर्वत भी अपन देख लेते हैं। देखो वलित पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। देखो वे पर्वत श्रृंखलाएं, वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति व अभिनति के रूप में फैली होती हैं, अपनति व अभिनति के रूप में, अभिनति के रूप में फैली होती हैं, रूप में
फैली होती हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहलाएंगी? वो फोल्ड माउंटेन कहलाएंगे। वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति और अभिनति के रूप में फैली होती हैं, वलित पर्वत श्रृंखलाएं कहलाएंगी, फोल्ड माउंटेन कहलाएंगी। अपनति का मतलब क्या होता है? अपनति का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग। अभिनति का मतलब क्या होता है? अभिनति का मतलब होता है नीचे धंसा हुआ भाग। धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? अभिनति कहलाता है। तो पर्वत के जितने भी ऊपर उठे हुए भाग होंगे, जितने भी ऊपर उठे हुए भाग होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो अपनति कहलाएंगे। जो भी नीचे धंसे हुए भाग होंगे, जो भी नीचे धंसे हुए भाग होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो अभिनति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिनति कहलाएंगे। तो फोल्ड माउंटेन की डेफिनेशन, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत क्या होते हैं, तो आंसर होगा वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति और अभिनति के रूप में फैली होती हैं, वलित पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। वापिस से अपन आ जाते हैं अपने सिद्धांत के ऊपर। अब देखो, अपन बात किसकी कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे भूसन्नति सिद्धांत से, हिमालय की उत्पत्ति। अगर बात करें प्रारंभिक काल की, तो पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, ये सातों महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे। ये सातों महाद्वीप एक ही जगह जुड़े हुए थे, और जिसको क्या कहा गया था? जिसको पेंजिया कहा गया। जिसको क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। पेंजिया वह स्थलीय भाग है जहां सारे के सारे वर्तमान महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे। इस वजह से इसको सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था। उसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं पेंजिया, लोरेशिया, गोंडवाना लैंड और एशिया। ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसका सुपर कॉन्टिनेंट का क्या आंसर हो जाएगा? पेंजिया। अब अगर पेंजिया एक महाद्वीप था, तो उसके चारों ओर क्या एक ही महासागर था? उसके चारों ओर एक ही महासागर था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? जिसको जाना जाता था पेंथालासा नाम से। पेंथालासा नाम से उसको जाना जाता था। ये पृथ्वी के प्रारंभिक समय की बात है। ये पृथ्वी के प्रारंभिक या महाद्वीपों के निर्माण से पहले की ये बात है, ठीक है। तो जितने भी महाद्वीप थे वो एक ही जगह जुड़े हुए थे। किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था, जिसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। इसका डायग्राम थोड़ा सा अपन छोटा बनाते हैं, और भी अपने को पास पास डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर हो गया। एक महासागर हो गया, जिसको बोला जाता है पेंथालासा। जिसको क्या बोला जाएगा? पेंथालासा बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? पेंथालासा कहा जाएगा। उसके बाद में क्या होता है? पेंजिया का विभाजन होता है। उसके बाद में कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है? पेंजिया का विभाजन होता है, और पेंजिया का विभाजन होकर के पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया। क्या हो गया? पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया। इसके चारों ओर महासागर अभी भी विद्यमान था। इसके चारों ओर महासागर अभी भी कौन सा था? पेंथालासा था। अब जैसे ही पेंजिया 2 भागों में टूटता है, तो उसका उत्तरी भाग तो क्या कहलाया? उत्तरी भाग इसका कहलाया लोरेशिया। उत्तरी भाग क्या कहलाया? लोरेशिया। इसका एक और नाम है, वो है अंगारा लैंड। एक नाम और है, वो क्या है? अंगारा लैंड। चाहे इसको अपन अंगारा लैंड बोल सकते हैं, चाहे इसको अपन लोरेशिया बोल सकते हैं, इसके उत्तरी भाग को। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। जैसे ही पेंजिया का विभाजन 2 टुकड़ों में होता है,
तो यहां एक सागर की उत्पत्ति होती है, यहां एक महासागर की उत्पत्ति होती है जिसको बोला जाता है टेथीज महासागर। जिसको क्या बोला जाता है? टेथीज महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? टेथीज महासागर कहा जाएगा। चारों ओर कौन सा महासागर था? चारों ओर चारों ओर पैंथालासा फैला हुआ ही था। चारों ओर पैंथालासा क्या है? फैला हुआ ही था। और उनके बीच में एक और महासागर की उत्पत्ति हुई और वो क्या कहलाया? वो कहलाया टेथीज सागर। क्या कहलाया? टेथीज सागर, या इसको बोला जाता है टेथीज का खुलना। तो यहां तक की चीजें क्लियर है कि प्रारंभ में पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप थे वो एक ही जगह विद्यमान थे, जिनको क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। इस पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पेंजिया का विभाजन दो टुकड़ों में होता है। इसका उत्तरी भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया, वह दक्षिणी भाग क्या कहलाया? दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। जैसे ही पेंजिया का विभाजन होता है तो एक महासागर का जन्म होता है, उसको बोला जाता है टेथीज महासागर या टेथीज का खुलना कहा जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि लोरेशिया की नदियां और अंगारा लैंड की नदियां, लोरेशिया की नदियां और गोंडवाना लैंड की नदियां इसमें अवसाद जमा करती रही। ये दोनों स्थलीय भागों की नदियां इसमें क्या करती रही? इसमें अवसादों का जमाव करती रही। इसमें क्या करती रही? इसमें अवसादों का जमाव करती रही, सेडिमेंट्स का जमाव करती रही। लोरेशिया भाग की नदियां और गोंडवाना लैंड की भाग की नदियां इस टेथीज भूसन्नति में क्या करती रही? टेथीज भूसन्नति में अवसादों का जमाव करती रही, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती रही। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया टेथीज सागर की जगह टेथीज भूसन्नति कहा गया। टेथीज भूसन्नति कहा गया। अब एक वर्ड और निकल करके आया है कि भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन क्या होता है। भूसन्नति की जो संकल्पना है वो सबसे पहले हॉल व डाना ने दी थी। भूसन्नति की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? हॉल व डाना ने दी थी। संकल्पना हॉल व डाना ने दी थी। और इसको सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत कोबर और स्वेस ने दिया था। सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था कोबर और एडवर्ड स्वेस ने। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है। जो संकल्पना है वो किसने दी थी? भूसन्नति की हॉल व डाना ने दी थी। जबकि सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था कोबर और एडवर्ड स्वेस ने। ठीक है। उसके बाद में ये चीजें चलती रही, लाखों सालों तक चलती रही। इस भाग की नदियां भी और इस भाग की नदियां भी टेथीज सागर में क्या करती रही? सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती रही, अवसादों का जमाव करती रही। जमाव करने के कारण ये महासागर कैसा हो गया? ये महासागर छिछला हो गया। ये महासागर क्या हो गया? छिछला हो गया। छिछले का मतलब क्या होता है? कि इसकी गहराई कम हो गई। छिछले का मतलब क्या होता है? इसकी गहराई कम हो गई। इसकी क्या हो गई? इस महासागर की गहराई कम हो गई। ठीक है। इस चीज को अपन थोड़ा सा समझने से पहले ये जानेंगे कि भूसन्नति क्या होती है। भूसन्नति क्या होती है? भूसन्नति क्या होती है? भूसन्नति भूसन्नति वे महासागरीय क्षेत्र होते हैं। वे महासागरीय गहरे क्षेत्र होते हैं। महासागरीय गहरे क्षेत्र होते हैं
जो अवसाद के कारण, जो अवसादों के जमाव के कारण, अवसादों के जमाव के कारण छिछले हो गए हैं। क्या हो गए हैं? छिछले हो गए हैं। क्या कहलाती हैं? भूसन्नति कहलाती हैं। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, वे लंबे महासागरीय या वे लंबे गहरे महासागरीय क्षेत्र होते हैं जिनमें अवसादों के जमाव से उनकी गहराई कम हो गई, वो छिछले हो गए हैं। क्या कहलाती हैं? भूसन्नति कहलाती हैं। तो एक चीज यहां से निकल करके आती है कि भूसन्नतियों का निर्माण या तो सागरों में हो सकता है या बड़ी झीलों में हो सकता है। अपन या एक ही लाइन में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि भूसन्नति का निर्माण जलीय क्षेत्रों में होता है, जलीय क्षेत्रों में होता है। यहां इस चीज को भी समझ लेना कि जैसे जैसे सेडिमेंट्स का जमाव हो रहा है, जैसे जैसे सेडिमेंट्स का जमाव हो रहा है, वैसे वैसे यहां कौन सी चट्टान बन रही है? परतदार चट्टान बन रही है। कौन सी चट्टान बन रही है? परतदार चट्टान बन रही है। तो आगे अपने को इस चीज के ऊपर भी गौर करना है कि जो भूसन्नति में जो चट्टानें होती है वो कौन सी चट्टानें होती हैं? वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं या परतदार चट्टानें होती है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण क्या हो रहा है? अवसादों के जमाव से ही हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दोनों तरफ से की नदियों के द्वारा इसमें अवसाद जमा होते रहे। अवसाद जमा होने के कारण क्या हुआ? इसमें भार बढ़ा और भार बढ़ने से दोनों स्थलखंडों में संचलन हुआ। भार बढ़ने से दोनों स्थलखंडों में संचलन हुआ, उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है? दो स्थलीय भाग है, दो स्थलीय भाग है। ये है एशिया का भाग, या इसको अपन ये भी बोल देंगे एशियन, या अपन एक बार स्थलखंडी रखेंगे। प्लेट वाली कॉन्सेप्ट अपन प्लेट वाले में ही समझेंगे। ये क्या है? ये स्थल भाग है। और ये क्या है? ये भी स्थल भाग है। ये भी क्या है? स्थल भाग है। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें, इसको अपन बोल देंगे लोरेशिया, इसको अपन बोल देंगे गोंडवाना लैंड, इसको अपन बोल देंगे गोंडवाना। जैसे ही दोनों भागों की नदियां, जैसे ही दोनों भागों की नदियां इसमें क्या जमाव कर रही थी? इसमें अवसादों का जमाव कर रही थी। किसका जमाव कर रही थी? अवसादों का जमाव कर रही थी। अब इन अवसादों के जमाव के कारण क्या हुआ? धीरे 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 इनमें भार की वजह से अवतलन हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? अवतलन हुआ। अवतलन का मतलब होता है किसी भी स्थलखंड का नीचे की ओर बैठना। और जैसे ही इसमें अवतलन प्रारंभ होता है कि दोनों स्थलखंडों में क्या होता है? संचलन प्रारंभ होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बीच के भाग में ज्यादा प्रेशर डाला जाए तो दोनों तरफ के भाग खिसकने लगते हैं, दोनों तरफ के भाग खिसकने लगते हैं। तो ये भाग और ये स्थलीय भाग दोनों आपस में क्या हुआ? खिसकने लगे। और खिसकने को क्या सा बल कहते हैं? संपीड़न बल कहते हैं। संपीड़न बल कहते हैं, कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। ये क्या होता है आगे अपन इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों स्थलखंड क्या एक दूसरे के आमने सामने खिसकने लगे। खिसकने का कारण क्या था? अवसादों के भार में वृद्धि, अवसादों के भार में वृद्धि। तो जैसे ही दोनों स्थलखंड खिसकने लगे तो कॉमन सेंस सी बात है, जाहिर सी बात है कि बीच में जो भी सेडिमेंट्स थे, जो भी अवसाद थे, उनमें क्या पड़ने लगा? उनमें मोड़ पड़ने लगा। उनमें क्या पड़ने लगा? मोड़ पड़ने लगा। और मोड़ पड़ने से कौन से पर्वत का निर्माण हुआ? मोड़ पड़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। या कोई भी वलित पर्वत का अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि मोड़ पड़ने से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन यहां ये देखा है कि जो भूसन्नति है, जो जियोसिंक्लाइन है, उससे भी क्या किसका निर्माण होता है? सेडिमेंट्री फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। अब देखो अपने सामने क्या ऐसा प्रूफ है या
क्या ऐसा साक्ष्य है जिससे अपने को पता लग सकता है कि इसका निर्माण वास्तव में भूसन्नति से ही हुआ है? तो वापिस उस बात पे आ जाओ, इसमें पाई जाने वाली वलित पर्वत, इसमें पाई जाने वाली परतदार चट्टानें, इसमें पाई जाने वाली परतदार चट्टानों से अपने को यह पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति भूसन्नति से हुई है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? कभी कभार इसमें सागरीय जीवों के और वनस्पति के भी क्या मिलते हैं? वनस्पति के भी अवशेष मिलते हैं। वनस्पति के भी क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। इस कारण अपन ये बोल सकते हैं कि जो वलित पर्वत है या जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? उसकी उत्पत्ति टेथिज भूसन्नति से हुई है। और इस हिसाब से हिमालय की तीनों श्रेणियों का क्या हुआ? विकास हुआ या निर्माण हुआ। सबसे पहले कौन सी श्रेणी का निर्माण हुआ? सबसे पहले हुआ महान हिमालय का निर्माण। महान हिमालय का निर्माण कब हुआ? इयोसीन काल में हुआ। इयोसीन काल में हुआ। उसके बाद में किसका निर्माण हुआ? उसके बाद में हुआ मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का। और कौन से काल में हुआ? मायोसीन काल में हुआ। मायोसीन काल में हुआ। सबसे लास्ट में किसका हुआ? बाह्य हिमालय या शिवालिक का निर्माण हुआ। बाह्य हिमालय या इसको अपन बोल सकते हैं शिवालिक का। और कब हुआ? ये हुआ प्लायोसीन में। प्लायोसीन काल में। तो कोबर की भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों का क्रमबद्ध तरीके से निर्माण हुआ है। पहले महान हिमालय, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि महान हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ? आंसर होगा इयोसीन। मध्य हिमालय मायोसीन। बाह्य हिमालय शिवालिक। बाह्य हिमालय शिवालिक। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमालय के साथ विश्व की और कौन सी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था? उसका आंसर होगा आल्प्स पर्वत का। आल्प्स पर्वत का निर्माण हिमालय के साथ ही हुआ है। हिमालय के साथ ही हुआ है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में कि हिमालय के समकालीन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय के समकालीन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आंसर क्या हो जाएगा? आल्प्स हो जाएगा। आल्प्स पर्वत हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं कि कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो हिमालय के निर्माण की सटीक व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है। उसके बाद में कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बाद में अपन बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। बात करेंगे किसकी? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की।